हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम नदियां पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत, और नदियों के ऊपर भी हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट का मतलब है केवल इस पार्ट के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर बच जाएंगे इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि हमने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चन आंसर टेस्ट। अब जो हमारी बारी है वो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां को पढ़ना और उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाना। हम चाहे कितना भी छोटा टॉपिक हो या ही कितना भी बड़ा टॉपिक हो, सभी के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे क्या होगा, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो आपको भागना नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस के ऊपर। मैं सभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ज्योग्राफी में आपके पास कम से कम 2-3 हजार क्वेश्चन होंगे एग्जाम टाइम में। वो भी वो क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप एक नजरों में ही सोल्व कर देंगे, जो मेरी क्लास देख रहे हैं। और उन्हें यह पता भी होगा क्योंकि क्लास देखने के बाद शायद ही उनका कोई क्वेश्चन बचता होगा। तो आप अच्छे से सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लास देखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाइए। इससे केवल आपकी तैयारी यही हो जाएगी, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले जा रहे हैं, उन्हें डाउनलोड कीजिए, अपने फाइल फोल्डर में लगा लीजिए। एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वीडियो देखने में। ठीक है, एक ही चैनल को फॉलो कीजिए, एक ही वीडियो को फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा, आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में आपके सामने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ज्यादा चैनल होते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। इसीलिए अभी से एक टीचर को फॉलो कीजिए, एक चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण की उत्तर की ओर लगाइए। ठीक है, यदि आपको एक क्रम भी याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे वो दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे या उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाली नदी दामोदर नदी ना देकर बीच वाली 4 नदियां भी दे सकता है। बोल देगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई। ये 4 नदियों में से सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, सबसे नॉर्थ वाली नदी कौन सी है? तो वैसे तो दामोदर नदी सबसे नॉर्थ वाली है, लेकिन इन 4 नदियों में सबसे ज्यादा नॉर्थ वाली है, उत्तर वाली नदी कौन सी है? तो वो हमारी गोदावरी। और सबसे दक्षिण वाली कौन सी है? तो वो है हमारी वैगई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे सकता है, या फिर ये 4 ऑप्शन दे देगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई, और कह देगा इनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए, यानी उल्टा लगाइए। तो आपको ये पूरा क्रम याद होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से लगा सकें इनका क्रम। तो सबसे पहले हम क्रम ही देख लेते हैं। क्रम के अंतर्गत जो हमारी सबसे पहली नदी बनती है वो है दामोदर, उसके बाद स्वर्णरेखा, उसके बाद वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है ना, ताम्रपाणी या ताम्रपर्णी दोनों एक ही नदी के नाम है। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहला आता हमारा दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, उसके बाद ताम्रपर्णी। ये हमारा क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये आपको क्रम याद रखना है। आइए अब एक एक नदी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली नदी है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। दामोदर नदी हमारा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, दामोदर नदी हमारी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकलती है, और उसके बाद जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी फाइनली अपना जल किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, ये जो बहती है दामोदर नदी ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब है कि अपने गहरे गड्ढे में होकर बहती है। फॉर एग्जांपल, कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, तो ये वाला जो गड्ढा है इसमें होकर बहती है हमारी दामोदर नदी। इसे कहते हैं भ्रंश घाटी या फिर गड्ढे में होकर बहती है। तो भारत में भ्रंश घाटी से होकर 3 नदियां बहती हैं हमारी। पहला हमारी जो हमने अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के अंतर्गत पढ़ी थी, 2 नदियां कौन कौन सी? तापी और नर्मदा। 2 नदियां ये हैं, और तीसरी नदी है हमारी दामोदर नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब ये है कि जहां पर ये नदी होकर बह रही है उसके साइड का स्थान बहुत ऊंचा है और ये एक गड्ढे में होकर बह रही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारत की कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो आपको याद रखना है, पहला नर्मदा, दूसरा तापी और तीसरा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दामोदर नदी हमारी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकलती है, उसके बाद जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी दामोदर नदी का जल लेकर फाइनली अपना जल कहां पर गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद बात करते हैं हम स्वर्णरेखा नदी। दूसरी हमारी कौन सी थी? स्वर्णरेखा नदी। ये हमारी स्वर्णरेखा नदी।
स्वर्णरेखा नदी भी हमारी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद ये चली जाती है हमारी उड़ीसा में, और उसके बाद चली जाती है हमारी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सबसे पहले उद्गम कहां से होता है? तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है हमारा झारखंड की राजधानी रांची के पास से। उसके बाद ये हमारी उड़ीसा में आ जाती है, और उसके बाद ऊपर की ओर बहते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल के पास ही अपना मुहाना बना लेती है। सबसे पहले समझिए मुहाना क्या होता है। मुहाना का मतलब है मुंह से, यानी वह स्थान जहां पर नदियां अपना मुंह खोलती हैं सागर में जल गिराने के लिए, ठीक है ना, खाड़ी में जल गिराने के लिए, उसे कहते हैं हम मुहाना। ठीक है ना, मुहाना यानी मुंह खोलना जल गिराने के लिए। तो हमारी जो स्वर्णरेखा नदी है अपना मुहाना कहां पर बनाती है? तो वेस्ट बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे हम जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं? जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। देखिए, स्वर्णरेखा नदी जो है उसे जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसका कारण यह है कि स्वर्णरेखा नदी जो है ये औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहती है छोटा नागपुर पठार के। जो छोटा नागपुर पठार हमें पता है खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है। जब ये छोटा नागपुर पठार के आसपास से होकर बहती है तो वहां बहुत ज्यादा फैक्ट्री व कारखाने लगे हुए हैं। जब फैक्ट्री व कारखाने लगे हुए हैं तो उनसे क्या होता है, केमिकल निकलकर इस नदी में चला गया है। केमिकल निकलकर स्वर्णरेखा नदी में चला गया है। जब केमिकल निकलकर जाएगा नदी में तो उसमें ना तो कोई जीव पाया जाएगा और ना ही कोई वनस्पति पाई जाएगी। ना ही कोई जीव पाया जाएगा, ना ही कोई वनस्पति पाई जाएगी। जब जीव और वनस्पति नहीं पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? जैविक मरुस्थल। जैविक का मतलब है जीव जंतु व वनस्पति से, मरुस्थल का मतलब है मरा हुआ स्थल, यानी जहां पर जीव जंतु व वनस्पतियों का मरा हुआ स्थल पाया जाता हो उसे कहते हैं जैविक मरुस्थल। यानी जो स्वर्णरेखा नदी है उसे हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका कारण यह है कि यह हमारी छोटा नागपुर पठार के आसपास से होकर बहती है, और हमें पता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है। जब खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है तो वहां पर फैक्ट्री व कारखाने भी पाए जाएंगे। जब फैक्ट्री व कारखाने पाए जाएंगे तो उनका जो जल होगा, उनका जो केमिकल होगा वो नदी में जाकर डलेगा। जब नदी में जाकर वो केमिकल डलेगा तो क्या होगा कि जीव जंतु व वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी। जब जीव जंतु और वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो क्या कहेंगे हम उसे? जैविक मरुस्थल, यानी जीव जंतु व वनस्पतियों का मरा हुआ स्थल। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? पहला, इसका उद्गम कहां से होता है स्वर्णरेखा नदी का? तो इसका उद्गम हमारा झारखंड की राजधानी रांची के पास से होता है। उसके बाद ये उड़ीसा में चली जाती है और ऊपर के बहते हुए फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जो तीसरी नदी थी वो थी हमारी वैतरणी। कौन सी? वैतरणी। वैतरणी नदी से आपको एक ही बात याद रखनी है, वैतरणी नदी ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा के बीच में होकर बहती है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह वैतरणी नदी मुख्य रूप से उड़ीसा में ही बहती है, यानी इसका उद्गम भी उड़ीसा में होता है और ये अपना मुहाना भी उड़ीसा में ही बनाती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जो वैतरणी नदी है वो हमारी स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी दोनों के बीच में होकर बहती है। ये वैतरणी नदी है और इसकी खास विशेषता यह है कि ये उड़ीसा से ही इसका उद्गम होता है और उड़ीसा के तट पर ही अपना मुहाना बना लेती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि संपूर्ण रूप से उड़ीसा में ही बहती है? तो आपका आंसर होगा वैतरणी नदी। इससे यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्ण रूप से उड़ीसा में होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा वैतरणी नदी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। अब क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी झारखंड की राजधानी रांची के पास से होता है। झारखंड की राजधानी रांची के पास से होता है और यह उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ऐसी कौन सी 3 नदियां हैं जिनका उद्गम झारखंड से होता है? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी कौन सी नदियां हैं, 3 नदियां हैं जिनका उद्गम झारखंड से होता है? आपका आंसर होगा सबसे पहला हमारी दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकल रही थी, और छोटा नागपुर का पठार हमारा कहां पर पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। दूसरा हमारा स्वर्णरेखा नदी, जो कि कहां से निकल रही थी? झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकल रही थी। और तीसरा हमारी ब्राह्मणी नदी, ये भी हमारी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के पास से। ठीक है, ये हमारी 3 नदियां हैं जो कि मुख्य रूप से झारखंड से इनका उद्गम होता है। कौन कौन सी? सबसे पहला दामोदर नदी, दूसरा स्वर्णरेखा नदी और तीसरा ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है? तो ब्राह्मणी नदी अपना मुहाना उड़ीसा में बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है महानदी।
ठीक है ना। महानदी, महानदी का उद्गम कहां से होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो महानदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से। ठीक है, जो महानदी से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो महानदी नदी है हमारी, उसका उद्गम कहां से होता है, यानी वो कहां से उसका निर्माण होता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ में एक पठार है दंडकारण्य का पठार, वहां से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और उड़ीसा में कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, नेक्स्ट नदी हमारी महानदी। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि महानदी का उद्गम कहां से होता है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में एक पठार है दंडकारण्य का पठार, वहां से हमारा महानदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और जाकर उड़ीसा के कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। तो क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनेगा, पहला उद्गम कहां से होता है, तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से। दूसरा क्वेश्चन मुहाना कहां पर बनाती है, तो कटक के पास में। कटक शहर हमारा कहां पर पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अब महानदी के कुछ खास विशेषता समझ लीजिए। जो हमारी महानदी है उसका जो बहने का स्थान है ना, उस पर सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दोमट मिट्टी की खास विशेषता यह है कि इसमें धान बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, धान बहुत अच्छे होते हैं। तो यही कारण है कि महानदी, जो महानदी घाटी है या महानदी के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर धान की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। वहां पर धान की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा कि यह महानदी क्षेत्र जो है धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ जो है उसे धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महानदी क्षेत्र जो है वो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पहली चीज। और दूसरी चीज, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। यही कारण है कि महानदी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है और राज्यों में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि महानदी अपना कटक के पास मुहाना बनाती है, इसीलिए हमारा चावल अनुसंधान कहां पर स्थित है, कटक में स्थित है, क्योंकि धान से निकलते हैं चावल। ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पर स्थित है, कटक में स्थित है। इसका कारण यह है कि महानदी क्षेत्र जो है हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है तो उससे क्या होता है, चावल निकलते हैं और महानदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है, तो उड़ीसा के कटक के पास बनाती है। यही कारण है कि जो धान अनुसंधान केंद्र या फिर चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पर स्थित है, तो वो कटक में स्थित है। ठीक है, और यही कारण है कि महानदी हमारी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से निकलती है और महानदी जो है हमारी, महानदी क्षेत्र जो हमारी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं महानदी से। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है दक्षिण भारत की नदियों में। इसका कारण यह है कि यह सबसे लंबी नदी है पूरे दक्षिण भारत की। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है पूरे दक्षिण भारत की। आइए सबसे पहले गोदावरी नदी पर बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्गम। कौन सा, उद्गम, कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक। महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक और उसमें एक चोटी है त्र्यंबकम चोटी। कौन सी, त्र्यंबकम चोटी। उस त्र्यंबकम चोटी से किसका उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है। और महानदी हमारी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आइए फिर से चर्चा करते हैं। गोदावरी नदी हमारी, सॉरी महानदी बोल दिया था मैंने, गोदावरी नदी हमारी कहां से निकलती है, तो गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम चोटी से निकलती है जो कि नासिक में पड़ती है। ठीक है, गोदावरी नदी हमारी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, गोदावरी नदी हमारी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला जहां पर निर्माण हुआ महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, और तेलंगाना किससे अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो तीसरा राज्य होगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि गोदावरी नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है। तो गोदावरी नदी अपना मुहाना बनाती है राजमुंदरी के पास। कौन सा, राजमुंदरी के पास। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं कि गोदावरी नदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। दूसरा क्वेश्चन कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो महाराष्ट्र राज्य से होता है। तीसरा क्वेश्चन कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के किस शहर से होता है, तो नासिक शहर से होता है।
चौथा क्वेश्चन बनेगा कि गोदावरी नदी का उद्गम किस चोटी से होता है, तो त्र्यंबकम चोटी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि गोदावरी नदी हमारी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? सबसे पहला जहां निर्माण हुआ महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, और तीसरा तेलंगाना किससे अलग हुआ था, किस राज्य से अलग हुआ था, आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कृष्णा नदी हमारी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी हमारी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब देखते हैं इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है, और महाराष्ट्र में किस चोटी से होता है, तो महाबलेश्वर चोटी से होता है। ठीक है, जो हमारी कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम भी महाराष्ट्र की महाबलेश्वर चोटी से होता है। उसके बाद ये भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 4 राज्य हैं, 3 राज्य वही जो गोदावरी नदी के थे, 3 राज्य वही जो गोदावरी नदी के थे, एक राज्य एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, कैसे होता है कर्नाटक और कैसे ही होता है कृष्णा नदी। ठीक है, तो 3 राज्य कौन कौन से थे? महाराष्ट्र जहां पर इसका उद्गम हुआ, उसके बाद हमारा कैसे कर्नाटक और कैसे कृष्णा नदी, दूसरा कर्नाटक, तीसरा हमारा तेलंगाना, और तेलंगाना किससे अलग हुआ था, तो हमारा आंध्र प्रदेश से, तो चौथा हमारा आंध्र प्रदेश। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहला जहां पर इसका निर्माण हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। दूसरा हमारा कैसे कर्नाटक, कैसे कृष्णा नदी, दूसरा हमारा कर्नाटक। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना, और तेलंगाना हमारा किससे अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है, और महाराष्ट्र में भी किस चोटी से होता है, तो महाबलेश्वर चोटी से होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कावेरी नदी पर। कावेरी नदी से पहले एक छोटी सी नदी पड़ती है जिसका नाम है हमारा पेन्नार नदी। कौन सी? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी से आपको एक ही बात याद रखनी है कि पेन्नार नदी हमारी कृष्णा और कावेरी के बीच में बहती है। कृष्णा और कावेरी के बीच में बहती है हमारी पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी की खास विशेषता यह है कि मुख्य रूप से कर्नाटक में बहने वाली नदी है। मुख्य रूप से कर्नाटक में बहने वाली नदी है। कौन सी? पेन्नार नदी। ठीक है, नेक्स्ट नदी पर बात करते हैं कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कावेरी नदी जल विवाद के कारण, आप सभी ने सुना होगा कावेरी नदी जल विवाद 4 राज्यों में है। 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों में हमारा कावेरी नदी जल विवाद है। अभी मैं यही बताने वाला हूं आखिर कावेरी नदी जल विवाद है क्या, किस कारण कावेरी नदी जल विवाद हुआ है, और ये 4 राज्यों में क्यों है, जबकि कृष्णा जो हमारी कावेरी नदी है वो तो 2 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की चोटी से होता है, जो कि हमारी कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। उसके बाद ये तमिलनाडु के पास में अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, तो कावेरी नदी मुख्य रूप से 2 राज्यों से होकर बहती है, पहला कर्नाटक और दूसरा हमारा तमिलनाडु। लेकिन कावेरी नदी जल विवाद 4 राज्यों में है। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका कारण यह है कि मान लीजिए ये हमारी कावेरी नदी बह रही है। ठीक है, ये मान लीजिए 2 राज्यों से होकर बह रही है, पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा राज्य तमिलनाडु। लेकिन कभी भी नदी अकेली बहती नहीं है। इसका कारण यह है कि कोई नदी यदि अकेली बहेगी तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके घर के पास नाला है। ठीक है, उस नाले में शहर की या आपके घरों की जो नालियां हैं वो अपना जल ना गिराएं, तो वो नाला क्या शहर से बाहर चला जाएगा, उसका पानी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पानी में इतनी क्षमता ही नहीं है बहने की, या फिर इतना पानी नहीं होगा कि वो बहकर शहर से बाहर चला जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर होती हैं हमारी नदियां। नदियां कभी भी अकेली नहीं बहती हैं, बल्कि वो अपने साथ अन्य नदियों का जल भी लेकर बहती हैं। तो यही कारण है कि जो हमारी कावेरी नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो 4 राज्यों में फैली हुई हैं। कौन कौन सा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
जो कावेरी नदी है वो दो राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि कर्नाटक की ब्रह्मगिरी चोटी से उसका उद्गम होता है और तमिलनाडु के पास में अपना मुहाना बनाती है। लेकिन कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो 4 राज्यों में फैली हुई हैं। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यही कारण है कि कावेरी नदी जल विवाद भी हमारा 4 राज्यों में है। कावेरी नदी जल विवाद भी हमारा 4 राज्यों में है। कौन कौन से 4 राज्य हैं वो? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद यही है। जल विवाद का मतलब आप समझ सकते हैं कि वही है कि ये नदी हमारे वाले राज्य से होकर बह रही है, इसके जल का प्रयोग हम करेंगे, इसके ऊपर बहस है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी सहायक नदियां हमारे राज्य से होकर बह रही हैं, तो इसलिए कावेरी नदी हमारी हुई। ठीक है, तो इसके ऊपर विवाद है। ठीक, ये है कावेरी नदी जल विवाद। उसके बाद हम बात करते हैं वैगई नदी। कौन सी? वैगई नदी। वैगई नदी हमारी कहां से निकलती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो वैगई नदी हमारी तमिलनाडु के वरुसनाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, वैगई नदी हमारी तमिलनाडु के वरुसनाग पहाड़ी से निकलती है। आप आसानी से याद रख सकते हैं, वैसे वैगई और वैसे वरुसनाग पहाड़ी। ठीक है ना, तो वैगई हमारी तमिलनाडु के वरुसनाग पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद हमारी रामेश्वरम के पास अपना जल गिराती है। यहां पर हमारा श्रीलंका पड़ता है। ठीक है ना, यहां पर इस तरीके से श्रीलंका पड़ता है और यहीं पर हमारा रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम के पास अपना जल गिराती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे यह बनता है कि जो हमारा मदुरई है, मदुरई शहर तमिलनाडु का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहर है, तो हमारा मदुरई जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना वो हमारी वैगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं वैगई नदी पर। सबसे पहला क्वेश्चन, तो वैगई नदी का उद्गम कहां से होता है? तो वैगई नदी का उद्गम तमिलनाडु की वरुसनाग पहाड़ी से होता है। उसके बाद ये तमिलनाडु के पास में रामेश्वरम के पास अपना जल गिराती है। ठीक है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर, तमिलनाडु का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहर हमारा कौन सा? मदुरई। किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे लास्ट वाली नदी, ताम्रपर्णी नदी। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ताम्रपर्णी नदी से कि ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है ना, तो ताम्रपर्णी नदी का उद्गम भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां इलियालम या इलायची पहाड़ियां। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से यही मिल गया कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं भारत की? इलियालम या इलायची पहाड़ियां। ठीक ना, वहां से इसका उद्गम होता है किसका? ताम्रपर्णी नदी का, और उसके बाद ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ताम्रपर्णी नदी से आपको एक ही चीज याद रखनी है, 2 चीजें याद रखनी है बेसिकली। सबसे पहला उद्गम कहां से होता है? तो ताम्रपर्णी नदी का उद्गम भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियों इलियालम या इलायची पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है नदियों से। अब देख लेते हैं कुछ सहायक नदियों के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। देखिए, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदियां नहीं है, एक नदी किसी और की सहायक नदियां दे देगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां। सबसे पहली प्रवणा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, प्राणहिता और मंजिरा। ये नदियां हैं गोदावरी की सहायक नदियां। फिर से रिपीट करता हूं, प्रवणा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजिरा। इनसे आपको 2 मुख्य रूप से याद रखनी है जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला हमारा पेनगंगा। ठीक है ना, पेनगंगा की खास विशेषता यह है, पेनगंगा नहीं वेनगंगा। ठीक है ना, वेनगंगा की खास विशेषता यह है कि वेनगंगा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, वेनगंगा गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? वेनगंगा। और जो हमारी मंजिरा है यह एकमात्र नदी है गोदावरी नदी की जो कि दक्षिण से मिलती है। दक्षिण से मिलने का कारण यह है कि मान लीजिए हमारी यहां पर कौन सी नदी बह रही है? गोदावरी नदी बह रही है। ठीक है ना, तो दक्षिण से मिलने का मतलब है कि ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा उत्तर है, तो केवल मंजिरा ही ऐसी नदी है जो कि हमारी दक्षिण से मिलती है। किसमें? गोदावरी नदी में। ठीक है, तो आपको गोदावरी नदियों की सहायक नदियों में मुख्य रूप से 2 याद रखनी है। पहला वेनगंगा जो कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दूसरा मंजिरा। मंजिरा की खास विशेषता यह है कि मंजिरा दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ठीक है, अब देख लेते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की सहायक नदियां मुख्य रूप से तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी।
आपको भी इससे मुख्य रूप से दो नदियां याद रखनी है। वैसे तो आपको सभी नदियां याद रखनी है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है 4 ऑप्शन देकर, क्योंकि सहायक नदियों से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से यह किसकी सहायक नदी है। ठीक है, और इसमें से भी दो मुख्य रूप से आपको नदियां याद रखनी है। पहली तुंगभद्रा। तुंगभद्रा हमारी दो धाराओं से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा। ठीक है ना, तुंग और भद्रा दो सहायक नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा। जो हमारी भद्रा नदी है, ठीक है ना, भद्रा जो नदी है वो कृष्णा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे तो तुंगभद्रा हमारी सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन ऑप्शन में यदि तुंगभद्रा ना देकर तुंगभद्रा दो अलग अलग दे दे तो भद्रा हमारी सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं मूसी। जो हैदराबाद शहर है हमारा, हैदराबाद शहर है हमारा, किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको कृष्णा नदी से क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला कि कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ठीक है, ये है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में भी आप सबको दो याद रखनी है कि तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दूसरा मूसी क्योंकि हैदराबाद जो शहर है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है, हैदराबाद शहर हमारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, आपको बेसिकली बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों से ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से पढ़ा दिया ये सब, ठीक है ना, ये किसी एक टीचर एक बुक का कंटेंट नहीं है, ये कम से कम 4 बुकों का तो कंटेंट है, कम से कम 4 टीचरों का कंटेंट है, जो बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं, जो बहुत अच्छी बुक हैं, सभी का कंटेंट है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो जो आपको कंटेंट मिल रहा है 20 से 25 मिनट में, यकीन मानिए इसके पीछे कम से कम 7 से 8 घंटे की मेहनत लगती है बनाने के लिए, कंटेंट इकट्ठा करने के लिए। ठीक है ना, तो इसे तवज्जो दीजिए, इसे इंपॉर्टेंस दीजिए, इसे फालतू मत समझिए। आने वाले एग्जामों में आपको इसकी वैल्यू पता पड़ने वाली है जब क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसका लेवल आपको पता पड़ेगा कि इसका लेवल क्या है। कोई ग्रुप डी या एनटीपीसी का लेवल नहीं है इसका, कोई एनटीपीसी पेपर हुआ नहीं है कि एनटीपीसी में हुआ आएगा ना, कम से कम पीसीएस लेवल का इसका लेवल है, पीसीएस का। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जितने भी कराए जाते हैं ना, उसमें सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ जो हमने आज अब पढ़ा, बहुत जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल करने से क्या होता है कि आपका जो याद करने का वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। आप नोट्स को अपने फाइल फोल्डर में लगाइए और आसानी से रिवीजन करिए एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आइए रिकॉल कर लेते हैं बहुत जल्दी से। सबसे पहले हमने नदियों का क्रम पढ़ा। नदियों का क्रम किस प्रकार का था? दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद हमारी वैतरणी, ये वाली हमारी वैतरणी नदी थी, उसके बाद हमारी ब्राह्मणी, उसके बाद हमारी महानदी, फिर हमारी गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा के बीच में हमारी पेन्नार, पेन्नार के बाद हमारी कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये नदियां थी जिनका क्रम था उत्तर से दक्षिण की ओर। एक और चीज मैं बता दूं जो मैं बताना भूल गया, गोदावरी और कावेरी नदियों से 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला पूछेगा कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना वो कहते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? बूढ़े लोगों को ही गोद में लिया जा सकता है, हेल्प के लिए बूढ़े लोगों को ही गोद में लिया जा सकता है। तो बूढ़ी गंगा हुई हमारी गोद से बना गोदावरी। ठीक है ना, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा हमारा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, बूढ़े लोगों को आप गोदी में ले सकते हो, तो इसका मतलब बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम हमारा छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होता है और ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भ्रंश घाटी में होकर भारत की 3 नदियां बहती हैं। सबसे पहला नर्मदा, तापी और उसके बाद हमारा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी हमारा छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से निकलती है, उसके बाद हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और हुगली नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद हमने बात की स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम भी हमारा झारखंड की राजधानी रांची से होता है, रांची के समीप से होता है। उसके बाद ये चली जाती है हमारा उड़ीसा में और उसके बाद चली जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 3 राज्यों से होकर बहती है, पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है इसे कहते हैं हम जैविक मरुस्थल। इसका कारण यह है कि ये छोटा नागपुर पठार के आसपास से होकर बहती है और छोटा नागपुर का पठार हमारा खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है।
तो उसके पास कारखाने फैक्ट्रियां पाई जाती हैं। जब कारखाने फैक्ट्रियां पाई जाती हैं तो वो अपना जल किस में गिराती हैं, जो केमिकल होता है वो नदियों में गिरा देते हैं, ठीक है ना। नदी भी कौन सी में, स्वर्णरेखा नदी में गिरा देते हैं। स्वर्णरेखा नदी में जब केमिकल जाएंगे तो उसमें क्या, जीव जंतु भी नहीं पाए जाएंगे, ना ही वनस्पति पाई जाएगी। जब जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे और वनस्पति भी नहीं पाई जाएगी तो इसे कहेंगे हम जैविक मरुस्थल, यानी जीव जंतु व वनस्पतियों का मरा हुआ स्थल, ठीक है। नेक्स्ट जो नदी थी वो थी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी कहां से होता है, हमारा झारखंड से होता है। उसके बाद ये उड़ीसा के पास अपना मोहाला बना लेती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी 3 नदियां जो कि झारखंड से निकलती हैं, तो पहला दामोदर नदी, दूसरा स्वर्णरेखा नदी और तीसरा ब्राह्मणी नदी, ठीक है। जो वैतरणी नदी थी हमारी, ये थी हमारी वैतरणी नदी, ठीक है ना। वैतरणी नदी मुख्य रूप से उड़ीसा में बहने वाली नदी है। आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि मुख्य रूप से उड़ीसा में, संपूर्ण रूप से उड़ीसा में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वैतरणी नदी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं महानदी। महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो महानदी का उद्गम हमारा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से होता है। पहली चीज, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से होता है। उसके बाद ये उड़ीसा के पास, उड़ीसा में एक शहर है कटक, कटक के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। जो दामोदर नदी, महानदी है हमारी, जो महानदी है हमारी, ये धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि महानदी क्षेत्र जो है, महानदी घाटी जो है, उसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है और दोमट मिट्टी हमारी जो है धान के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि महानदी क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और महानदी हमारी छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और उसके बाद ये मुहाना बनाती है कटक के पास। यही कारण है कि धान से हमारे निकलते हैं चावल, इसीलिए चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पर स्थित है, तो कटक में स्थित है। उसके बाद हमने बात की गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक, नासिक में भी एक पहाड़ी, एक त्र्यंबकम पहाड़ी, उससे इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, जहां पर उद्गम हुआ हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो हमारे 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है, तो अपना मुहाना बनाती है राजमुंद्री के पास। कौन सा शहर, राजमुंद्री। ये पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है, तो राजमुंद्री के पास अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है और महाराष्ट्र के भी किस शहर से होता है, तो महाराष्ट्र के भी किस चोटी से होता है, तो महाबलेश्वर चोटी से होता है। उसके बाद ये भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। 4 राज्य कौन कौन से, जो 3 राज्य थे गोदावरी वाले, वो 3 राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एक राज्य आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, कौन सा, कर्नाटक, ठीक है ना। कैसे, कृष्णा नदी और कैसे कर्नाटक। तो 4 राज्य हुए हमारे कौन कौन से, महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, ठीक है ना, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना। उसके बाद हम बात करी हमने पेन्नार नदी। पेन्नार नदी हमारी कृष्णा व कावेरी नदी के बीच में बहती है और ये मुख्य रूप से कर्नाटक में बहने वाली नदी है। आपको केवल एक ही चीज इससे याद रखनी है, पेन्नार नदी से। उसके बाद हमने बात की कावेरी नदी। सबसे पहले बात करते हैं कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। उसके बाद ये भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है। पहला जहां पर उद्गम हुआ कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। पहला जहां पर उद्गम हुआ कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। लेकिन इसकी सहायक नदियां 4 राज्यों में फैली हुई हैं। कौन कौन से 4 राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यही कारण है कि कावेरी नदी जल विवाद भी हमारा 4 राज्यों में है। कौन कौन से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हमने बात की वैगई नदी पर। वैगई नदी का उद्गम कहां से होता है, तो वैगई नदी का उद्गम हमारा तमिलनाडु की वरुसनाग पहाड़ी से होता है। आप आसानी से याद रख सकते हैं, वैसे वैगई और वैसे वरुसनाग पहाड़ी, ठीक है। तो जो हमारी वैगई नदी है उसका उद्गम होता है हमारा तमिलनाडु के वरुसनाग पहाड़ी से और अपना जो मुहाना बनाती है वो बनाती है रामेश्वरम के पास। जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर है मदुरई, वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा वैगई नदी के तट पर स्थित है। जो लास्ट सबसे दक्षिणतम नदी थी वो थी हमारी ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है हमारा भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां इलियाले में इलायची पहाड़ी से उद्गम होता है, उसके पास ये। उसके बाद ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये थी हमारी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। एक बार सहायक नदियों को भी रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमारी गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां प्रवणा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजिरा, ठीक है ना। जो हमारी वेनगंगा है ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मंजिरा एकमात्र सहायक नदी है जो कि दक्षिण से मिलती है गोदावरी में। उसके बाद हमने बात की कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा की मुख्य रूप से सहायक नदियां तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी।
इसमें भी आपको मुख्य रूप से दो नदियां याद रखनी है। पहली तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा आपको याद रखनी है मूसी। मूसी से आपको एक खास विशेषता यह है कि हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है, और मूसी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमारे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों से। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी वीडियो, केवल आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, नोट्स मैं डाल रहा हूं लगातार, बहुत बच्चों के डाउट है नोट्स नहीं मिल रहे, वो प्लीज जाइए, वो व्हाट्सएप पर ना रहें। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर क्या होता है कि व्हाट्सएप पर केवल उन बच्चों को नोट्स शो होते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो नए स्टूडेंट्स ऐड होते हैं उनको नोट्स शो नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मैं नोट्स जो हैं ज्योग्राफी के वो व्हाट्सएप पर ना डालकर टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, क्योंकि टेलीग्राम में स्टूडेंट कभी भी ऐड हो उसे नोट्स शो हो जाते हैं, पुराने भी। यही कारण है, वरना मैं डाल व्हाट्सएप पे भी देता, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो आप जाइए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स डाउनलोड कीजिए और वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए। नोट्स को अपने को फाइल फोल्डर में लगाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी। जो मैंने अभी तक नदियों पर या फिर पूरी ज्योग्राफी पर क्वेश्चन करा दिए हैं, सभी क्वेश्चन की पीडीएफ बना रहा हूं, एक साथ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टॉपिक लिखकर उस पर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यही इसी पर आएगी कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर करेंगे और क्वेश्चन भी मैप से करेंगे, जिससे कि आपके बिल्कुल एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के ऊपर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जाइए नोट्स डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, वीडियो आपको केवल देखनी है, खाना खाते समय भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नोट्स खोलिए, पढ़िए और फाइल फोल्डर में लगाकर एग्जाम टाइम के लिए रख लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।